हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु एकेडमी की एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग रोजाना बातें करते हैं जीके या जीएस के बारे में। अभी तक हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं। अभी जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा उसका नाम क्या रहने वाला, तो आप लोग बोलेंगे पर्यावरण, पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई जो अभी रिसेंट के एग्जाम्स में हमें देखने को मिला है। इससे पहले हम लोग एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते थे, लेकिन अब इसे एक नए सब्जेक्ट का रूप दे दिया गया है। आप लोग भारत के नेशनल पार्क पढ़ते हैं, या वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ते हैं, या जैव मंडल पढ़ते हैं, या टाइगर रिजर्व पढ़ते हैं, या हाथी रिजर्व, ये सारे के सारे पर्यावरण एवं परिस्थिति का पार्ट है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे। वैसे तो ये सब्जेक्ट बहुत छोटा है, 2 से 3 टॉपिक हैं। या तो हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं, या हम लोग जैव विविधता की बात करते हैं, या हम इकोलॉजी की बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की। ठीक है, तो हम लोग इन सभी को देखेंगे कि क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करेंगे प्रथम क्वेश्चन। हमारी ये पहली क्लास है और ये इस सब्जेक्ट की अंतिम क्लास भी है। इस सब्जेक्ट से इतने ही क्वेश्चन हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कवर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, पर्यावरण। अभी बातें करेंगे हम लोग पर्यावरण के ही बारे में। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं तो आप लोग बोलेंगे पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है इन्वीरियर, इन्वियोरेर। इस फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वीरियोर से एनवायरमेंट शब्द बना है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गिरा हुआ। इसका अर्थ क्या है? गिरा हुआ। यानी कोई चीज जिसने अपना आवरण बना लिया है वो क्या कहलाया करती? एनवायरियर। लेकिन बाद में इसी इन्वीरियर को हम लोगों ने नाम चेंज करके एनवायरमेंट बना दिया। एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। अभी पर्यावरण की बातें करें, पर्यावरण क्या होता है? 2 बार डेफिनेशन आई, दोनों बार अलग अलग आई। जीव या जीवों का परिदृश्य क्या कहलाता है? पर्यावरण। जीव या जीवों का परिवेश, जीव या जीवों का परिवेश क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे पर्यावरण कहलाता है। एक बार तो एग्जाम में सीधा सा ये क्वेश्चन पूछा गया। अगली बार क्वेश्चन क्या पूछा गया? थोड़ा सा चेंज करके है, जैविक एवं अजैविक। जैविक व अजैविक, जैविक व अजैविक तत्वों का, तत्वों का योग क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। जैविक एवं अजैविक तत्वों का योग पर्यावरण कहलाता है। ये हमें दोनों अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिले, दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल अलग अलग है। पर्यावरण क्या भाई, आप देखते हैं पर्यावरण के अंदर क्या क्या आता है। पर्यावरण के अंदर आप लोग सारा का सारा जैव मंडल पढ़ते हैं, स्थल मंडल पढ़ते हैं, वायुमंडल पढ़ते हैं और जल मंडल पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगे पर्यावरण की डेफिनेशन से ऊपर बात करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको डेफिनेशन से देखने को मिले। पर्यावरण के खंडों की कुल संख्या है, यानी पर्यावरण को अगर बांटना हो तो कितने भागों में बांटेंगे? पर्यावरण डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आप लोग 2 तरीके का पर्यावरण पढ़ते हैं। 2 पर्यावरण कौन कौन से भाई? तो आप लोग बोलेंगे 2 पर्यावरण है। एक तो है प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक, प्राकृतिक पर्यावरण एक पर्यावरण तो ये है। और दूसरा जो पर्यावरण है उसका नाम है मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण, ये 2 प्रकार का पर्यावरण हम लोग पढ़ते हैं। जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसी के अंदर आप लोग बात करते हैं जलमंडल की। जलमंडल की बात यहीं पर करते हैं, साथ ही साथ स्थल मंडल की बात यहीं पर करते हैं। स्थल मंडल, एक वायुमंडल की बात करते हैं, वायुमंडल, या फिर आप लोग बात करते हैं जैव मंडल, जैव मंडल। ये सारी की सारी बात आप लोग कहाँ पर करते हैं? तो आप लोग बोलेंगे ये प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा। अगर मैं बात करूं मानव निर्मित पर्यावरण, तो इसके अंदर आता है भाई मनुष्यों द्वारा वनों का निर्माण किया जाने लग रहा है, पेड़ों को उगाया जाता है, तो वो मानव निर्मित पर्यावरण है। कहीं पर बाग बगीचे लगा दिए, बाग बगीचे इंसान नहीं तो बनाए हैं, तो वो भी किसका उदाहरण है? तो वो मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। या फिर आप लोग क्रॉप्स ले सकते हैं, फसल, फसलों के द्वारा जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे वो
मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। अभी एक क्वेश्चन और मिला हमें, पर्यावरण के कितने संघटक है? पर्यावरण के संघटक कितने हैं? संघटक, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन एक बार देखने को मिला था, तो आंसर था इसका 3। पर्यावरण के 3 संघटक है। पर्यावरण के संघटकों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बोलेंगे 3। कौन कौन से हैं? तो आप लोग बोलेंगे एक जीवीय या जैविक, एक अजैविक और एक ऊर्जा। यानी 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो आप लोग बोलते हैं जैविक, एक बोलते हैं अजैविक और एक बोलते हैं ऊर्जा। इसको मैं आगे चल के आपको समझाने का प्रयत्न भी करूंगा ये क्या क्या होता है। ये 3 स्टेजेस पे डिवाइड किया गया है, मतलब पर्यावरण के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर आप लोग जो भी चीज पढ़ेंगे उसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, 1 2 3। ऐसे ही पर्यावरण के 3 संघटक हैं, एक जैविक है, एक अजैविक है, एक ऊर्जा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आता है, लेकिन इस भोपाल गैस त्रासदी के पीछे एक अलग ही पहलू छुपा है। पहलू कब से स्टार्ट हुआ? तो साल था 1972, 1972। एक संस्था है यूएनओ, यूएनओ के द्वारा स्टॉकहोम के अंदर एक सम्मेलन बुलाया गया। स्टॉकहोम के अंदर एक सम्मेलन बुलाया गया, इसी को प्रथम पर्यावरण सम्मेलन भी बोलते हैं हम लोग। ये पहली बार यूएनओ के द्वारा पर्यावरण को लेकर कोई इनिशिएटिव किया गया था 1972 में। इसी स्टॉकहोम के अंदर एक घटना घटी, एक संस्था की स्थापना हुई जिसका नाम है यूएनईपी। यूएनईपी की स्थापना हुई, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई। जब इसकी स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? तो आप लोग बोलेंगे केन्या। केन्या कहाँ पर है? तो आप लोग बोलेंगे नैरोबी के अंदर है। सॉरी, केन्या के अंदर एक स्थान है नैरोबी, इस नैरोबी के अंदर हेडक्वार्टर। केन्या एक देश है, इसकी कैपिटल है नैरोबी। अब ये घटना किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया? यूएनओ के द्वारा। लेकिन हम लोगों ने तब भी पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया। पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया तो भारत के अंदर एक घटना घटी 3 दिसंबर 1984 को, जिसको बोलते हैं भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी में एक कंपनी है जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी है। उसी यूनियन कार्बाइड कंपनी में एक गैस का रिसाव हो गया जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट, आइसोसाइनाइट, इस गैस का रिसाव हो गया और इसी कारण, इस मिथाइल आइसोसाइनाइट की गैस के रिसाव के कारण बहुत सारे आदमी मर गए और इससे पर्यावरण को भी क्षति पहुंची। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पेस्टिसाइड बनते थे। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड यानी कि आप लोग देखते हैं जो कीटनाशक होता है, उस कीटनाशक को पेस्टिसाइड बोलते हैं। उस पेस्टिसाइड की कंपनी में आग लगी। इसके बाद भारत सरकार ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया और 1986 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब हम लोगों ने स्पेशल पर्यावरण पर ध्यान देने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया। इसके बाद भारत ने और क्या इनिशिएटिव किए? 1991 1991 भारत ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इकोलॉजी या इको मार्क की शुरुआत कर दी। इको मार्क, इको मार्क आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे कोई चीज आप लोग खरीदते हैं, उस खरीदने पर उसके पीछे लिखा होता है बायोडिग्रेडेबल, या फिर उसी को आप लोग देखते हैं इको मार्क। एक ब्लू ब्लू सा ग्रीन ग्रीन सा डॉट होगा और ग्रीन डॉट के चारों तरफ ऐसे डिब्बा बना रखा है, वो इको मार्क एक चिन्ह है। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। भारत में 1991 में इको मार्क की शुरुआत हुई थी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा। इसके बाद भारत ने एक संस्था भी बनाई जो ग्रीन प्रोजेक्ट है उस पर ध्यान देने के लिए 2010 में भारत ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की, जिसको आप लोग एनजीटी के नाम से जानते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना भारत के अंदर कब हुई थी? 2010। इसी को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एनजीटी बोलते हैं, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 2010 में हम लोगों ने और इनिशिएटिव लेते हुए एनजीटी की भी स्थापना की। ठीक है, ये सारे के सारे जब कोई चोट लगती है तभी कोई काम किया जाता है, जैसे कोई डिजास्टर आता है उसके बाद ही हम लोग एक्शन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नीरी कहाँ स्थित है? नीरी का हेडक्वार्टर पूछा गया है। नीरी नेशनल
एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो आप लोग बोलेंगे इसका हेडक्वार्टर है नागपुर के अंदर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, लेकिन इसकी 5 ब्रांच है। 5 ब्रांच है किसकी? तो आप लोग बोलेंगे 5 ब्रांच है नीरी की। हाँ, कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग बोलेंगे एक है दिल्ली के अंदर, एक दिल्ली के अंदर है, दूसरी कलकत्ता के अंदर है, कलकत्ता। अगर मैं तीसरी की बात करूं तो तीसरी चेन्नई के अंदर स्थित है। चौथी आप लोग बोलेंगे, चौथी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। एक संस्था पांचवी आप लोग बम्बई या मुंबई के अंदर भी पढ़ते हैं। ये क्या है? नीरी। नीरी यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे इसका हेडक्वार्टर नागपुर के अंदर। अभी पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए हमने और भी संस्थानों की स्थापना की। जैसे एक संस्था बनाया हम लोगों ने, एनई यानी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान। भारत ने एक संस्थान की स्थापना की जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान। अगर मैं राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान की बात करूं तो आप लोग क्या आंसर देंगे? आप लोग बोलेंगे इसकी स्थापना की गई थी 1997। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। जब आप इसे गूगल पे देखते हैं तो ये दिखाता है 1995 में इसके लिए हस्ताक्षर हुए थे, बाद में 1997 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन एग्जाम के अंदर आंसर आप लोग क्या ही लगाएंगे? आंसर आप लोग 1997 ही लगाएंगे। ठीक है, रेनू गुड मॉर्निंग भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ब्राजील के अंदर एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो के अंदर साल 1992, 1992, 1992 में रियो डी जेनेरियो के अंदर एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन बुलाया गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन की शुरुआत यहीं से हुई है। कहां से? तो आप लोग बोलेंगे रियो डी जेनेरियो। कब? 1992। इसके बाद यहीं से आप लोग एक शब्द पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कोप। शब्द का मतलब क्या है? कोप। कोप की फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑफ पार्टीज। कन्वेंशन ऑफ पार्टीज या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा। हम लोग एनवायरमेंट को या पृथ्वी के लिए कुछ काम करने के लिए बैठक बुलाते हैं, उसी को कोप बोलते हैं। अब कोप यहां से शुरू हुई 1992 से, और अभी 2024 में रिसेंट में कोप सम्मेलन हुआ था, उसको बोलते हैं हम लोग कोप 29। क्वेश्चन आता है कोप 29 की बैठक कहां पर हुई थी? तो आप लोग बोलेंगे बाकू। बाकू एक देश है अजरबैजान, उस अजरबैजान की राजधानी है बाकू। अजरबैजान की कैपिटल का नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे बाकू। इसके बाद एक और बैठक हुई, कब? अभी 2025 में होगी। 2025 में नवंबर 2024 के अंदर कोप 29 की बैठक हुई थी, लेकिन 2025 में कोप 30 की बैठक होगी। वैसे तो हम लोग इसको करंट अफेयर के अंदर पढ़ते हैं। कोप 30 की बैठक होगी, ये कहां पर होगी? तो बालम। बालम एक जगह है, कहां पर है? तब बोलेंगे ब्राजील। ब्राजील के बालम में कोप 30 की बैठक होगी। ये इंपोर्टेंट है कोप शब्द, हम बहुत बार इसे पढ़ते हैं। एक सेकंड पृथ्वी सम्मेलन की अगर मैं बात करूं, सेकंड पृथ्वी सम्मेलन की बात करूं, तो सेकंड पृथ्वी सम्मेलन को आप लोग न्यूयॉर्क के अंदर भी पढ़ सकते हैं। एक जो हांसबर्ग में आपको लिखवा चुका हूं, वो भी सेकंड पृथ्वी सम्मेलन का ही भाग है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी शब्द। इकोलॉजी लिया गया है, शब्द कहां से लिया गया? इस भाषा का एक शब्द है ओकोलॉजी। ओकोलॉजी शब्द की शुरुआत एक व्यक्ति के द्वारा की गई थी जिसका नाम है अर्नेस्ट हैक्कल। साल 1866 में उस व्यक्ति ने इस शब्द की खोज की थी। वैसे ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों के संगम से बना है। एक शब्द है ओइकियो, ओइकियो, और एक शब्द है लोगोस। दो शब्द हैं इस भाषा के, तो आप लोग बोलेंगे ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ओइकियो का अर्थ क्या भाई? ओइकियो का अर्थ है रहने का स्थान, रहने का स्थान। और लोगोस का अर्थ क्या है? तो आप लोग बोलेंगे अध्ययन। रहने के स्थान का अध्ययन क्या कहलाया? ओइकियो लोगोस।
अभी इसी ओईक्यू लोगो शब्द को पहली बार किसके द्वारा दिया गया था, तो आप लोग बोलेंगे एक आदमी है अर्नेस्ट हैक्कल। अर्नेस्ट हैक्कल। इस अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा 1866 में एक शब्द दिया गया था जिसका क्या नाम है, तो आप लोग बोलेंगे ओकोलॉजी। ओइकोलॉजी शब्द को पहली बार किसके द्वारा दिया गया था, तो आप लोग बोलेंगे अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा 1866 में। लेकिन साल 1935 एक आदमी है आर्थर टेसल, आर्थर टेस्ले, ये एक आदमी है। इसने क्या किया, इसी के द्वारा, ये कहाँ का है, एक तो ये ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद है, पारिस्थितिकीविद, इसका नाम क्या है, आर्थर टेस्ले। इसी ने 1935 में एक शब्द दिया जिस शब्द को आप लोग पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इसी को बोलते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का पहली बार प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट टेस्ले के द्वारा, आर्थर टेस्ले के द्वारा। ये नाम थोड़े से टिपिकल हैं, आप लोग अगर इनको लिख कर एक बार रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र, इस पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। दो पार्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। एक तो पार्ट पढ़ते हैं हम लोग जैविक या जीवीय, या इसी को आप लोग जीवीय पार्ट बोलते हैं। एक पार्ट है इसका अजीवीय, जीवीय और अजीवीय। इसी अजीवीय में हम लोग पढ़ते हैं कार्बन, कार्बनिक, एक शब्द पढ़ते हैं अकार्बनिक, और एक शब्द पढ़ते हैं संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा। ये तीनों के तीनों किसका पार्ट है, तो आप लोग बोलेंगे ये तीनों के तीनों अजैविक परिस्थिति तंत्र का भाग है। कुछ जैविक परिस्थिति तंत्र या जीवीय परिस्थिति तंत्र का ही भाग है, उनके बारे में बात करेंगे आगे बढ़ते। यहीं से समझ जाओगे आप लोग। देखो, जो जीवीय पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी जो जीवीय पारिस्थितिकी तंत्र है, इस जीवीय पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग एक्चुअल में दो पार्ट मानते हैं। वैसे तो ये तीन भागों में बटेगा, लेकिन हम लोग एक्चुअल में इसको दो भाग मानते हैं। एक तो इसके अंदर होता है उपभोक्ता, या फिर आप लोग सबसे पहले लिख लो, एक होता है उत्पादक, उत्पादक, और दूसरा होता है उपभोक्ता। थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। एक शब्द है उत्पादक और एक शब्द है उपभोक्ता। उत्पादक जो बनाता है, उपभोक्ता जो खाता है। उत्पादक और उपभोक्ता दो शब्द हैं, ये जीवीय के अंदर आते हैं। अगर मैं बात करूं उत्पादक, उत्पादक में कौन आता भाई, तो हरी फसल, ये क्या है, उत्पादक। ये प्राथमिक उपभोक्ता का भी उदाहरण है, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। शायद आप लोगों ने सुना हो कि भाई एक सर्कल होता है कि हरी सब्जियों को जानवर खाते हैं, जानवरों को फिर जानवर खाते हैं, उन जानवरों को कोई और जानवर खाते हैं। इसी को आप लोग उपभोक्ता बोलते हैं। और ये उपभोक्ता के सेकेंडरी पार्ट है, यानी द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। एक तो हरी घास को खाने वाले होंगे ना प्राथमिक उपभोक्ता, एक ये होंगे द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। अभी प्राथमिक उपभोक्ता का कैटेगरी पूछी गई है, प्राइमरी कंज्यूमर, इनमें से कौन है, ईगल और स्नेक, स्नेक और फ्रॉग, वाटर बीटल एंड फिश, इनमें से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, यानी जो केवल हरे भाग को खाएगा, यानी फलों को खाएगा, पेड़ों को खाएगा या हरी सब्जियों को खाएगा, वो कौन है, तो आप लोग उसका नाम लेंगे गाय और टिड्डा। ये प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है। लेकिन मैंने आपको बताया उपभोक्ता के कितने उदाहरण हैं, तीन उदाहरण हैं। पहला आप लोग देखते हैं भाई, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता ये हरी चीजों को खाते हैं। इसके अंदर आप लोग किस किस को ले सकते हैं, आप लोग बकरी को ले सकते हैं, बकरी केवल हरी चीजें खाती है, यानी घास फूस खाती है। इसके बाद गाय है, ये भी क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। अभी इस बकरी को कौन खाता है, तो आप लोग बोलेंगे बकरी को खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता किसे खाते हैं, तो आप लोग बोलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता बकरी को खाते हैं। और वे कौन कौन है, तो आप लोग बोलेंगे लोमड़ी, लोमड़ी, या फिर आप लोग बोलेंगे गीदड़, गीदड़। ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग
ज्यादा नहीं लिखेंगे। ये द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण है। अगर मैं तृतीयक उपभोक्ता यानी थर्ड उपभोक्ता की बात करूं तो आप लोग थर्ड उपभोक्ता में किसे रखेंगे? तीसरे उपभोक्ता। खाने वाले कौन है? अगर तीसरे उपभोक्ताओं की बात करूं मैं तो तीसरे उपभोक्ता है कील, बाज। ये सारे के सारे तृतीयक उपभोक्ता हैं। उपभोक्ताओं के बहुत सारे उदाहरण होते हैं लेकिन हम लोग केवल दो दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का काम करेंगे। ये उपभोक्ताओं की श्रेणी आती है एग्जाम के अंदर। पारिस्थितिकी तंत्र से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से डीडीटी क्या है? डीडीटी से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। या तो पूछता है ये क्या है, तो आप लोग बताएंगे भाई ये अजैवनीकरणीय प्रदूषण, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, यानी इसको उल्टा बायोडिग्रेडेबल नहीं किया जा सकता। इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें आती है वो आती है इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। DDTE है वैसे तो, लेकिन आप लोग इस तरीके से याद रखेंगे डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये इसकी फुल फॉर्म है। भारत के अंदर DDT बहुत पहले आ चुकी थी लेकिन शुरुआत इसकी 1874 में हुई थी। एक आदमी है टीम से, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आप लोग केवल इतना याद रखेंगे ये एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। क्या? तो आप लोग बोलेंगे DDT। ये जो कीटनाशक होते हैं उन कीटनाशकों को कीटों को मारने के लिए, कीटों का नाश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे कीटों का नाश करने के लिए DDT का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफ्लाई ट्राइक्लोरो इथेन, ये एग्जाम के अंदर कुछ देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा का प्रस्ताव दिया था? पारिस्थितिक पिरामिड किसके द्वारा बनाए गए थे? तो आप लोग बोलेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड की शुरुआत पहली बार चार्ल्स एल्टन ने की थी। चार्ल्स एल्टन ने साल 1927 में पारिस्थितिकी पिरामिड बनाए थे। पिरामिड आप लोग समझते हैं ना, ये है। कई बार आपको पिरामिड ऐसे देखने को मिलेगा, कई बार आपको पिरामिड ऐसे देखने को मिलेगा। ये पारिस्थितिकी पिरामिड है, फिर इनको 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जो इस चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड का वर्णन किया था वो कैसे किया था? तो सबसे पहले इसने जीव भार का संगठन किया था। जीव भार संगठक सबसे पहले पर किया था इसने। दूसरे पर इसने जीव संख्या का संगठक किया था। और तीसरे पर इसने संचित ऊर्जा का संगठक किया था। संचित ऊर्जा का संगठक किया था इसने। तो आप लोग बोलेंगे चार्ल्स एल्टन ने साल 1927 में। इसको और भी थोड़ा सा अगर एक्सप्लेनेशन में लेके चलें तो आप लोग यहाँ पर इसको जीव भार रख सकते हैं, यहाँ पर आप जीव संख्या रख सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग एनर्जी यानी संचित ऊर्जा को देख सकते हैं। अगर मैं और थोड़ा एक्सप्लेनेशन करूँ तो आप लोग एक बार पढ़ते हैं शाकाहारी। शाकाहारी आप लोगों ने पता है कौन है? जो मांस नहीं खाते। दूसरे हैं मांसाहारी, और तीसरे आप लोग पढ़ते हैं सर्वाहारी, यानी जो मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भी हैं, दोनों हैं वो सर्वाहारी हैं। एक तो ऐसे हैं जो प्योर शाकाहारी हैं, घास फूस खाते हैं। एक ऐसे हैं जो प्योर मांसाहारी जानवरों को खाते हैं। एक ऐसे हैं जैसे शेर है। शेर तो मांसाहारी है ना। शेर कभी आपने देखा घास खाएगा, पेड़ खाएगा? थोड़ी ना खाएगा। वो तो क्या खाएगा? जानवर खाएगा। तो वो प्योर मांसाहारी है। और एक सर्वाहारी है, यानी वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। ये पिरामिडो किसकी देन है? तो चार्ल्स एल्टन की देन है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमारी लैंग्वेज में इसको सफेदा कहते हैं। सफेदा, सफेदा सुना होगा आप लोगों ने। वाइट वाइट सी छाल होती है जिसकी, और बहुत लंबा होता है। ये क्या करता है? ये पानी को ज्यादा अवशोषित करता है। पानी का सबसे ज्यादा अवशोषण करता है। सबसे ज्यादा अवशोषण कौन करता है? तो सफेदा करता है। पानी का सबसे ज्यादा अवशोषण। ठीक है, इसी को किसानों का दुश्मन भी कहा जाता है।
किसानों का दुश्मन, क्योंकि ये पानी को जब चूस लेता तो जमीन में नमी नहीं रहती और फसल अच्छी नहीं होती, तो वो सफेदा कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं। लेकिन इसको पर्यावरण के लिए खतरा कौन मानते हैं, तो आप लोग बोलेंगे किसे, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टिस यानी कि सफेदा। ठीक है। अभी पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए पहली बार आर्मी बनाई गई। आर्मी का नाम रखा गया पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन था कि पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए ग्रीन आर्मी किसके द्वारा बनाई गई। पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम देश जिसने आर्मी बनाई, आर्मी बनाई या सेना बनाई, तो आप लोग आंसर देंगे उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और इसी ऑस्ट्रेलिया ने नाम क्या दिया, तो आप लोग बोलेंगे ग्रीन आर्मी। ग्रीन आर्मी उसको नाम दिया था। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने बनाई थी पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए। ये बातें थी भाई, आगे बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था। जैव विविधता शब्द की शुरुआत कहां से हुई थी। जैव विविधता क्या है, एक तो जैव विविधता शब्द पूछ लिया, लेकिन यदि आपसे पूछे जैव विविधता क्या है, करोड़ों वर्षों तक पादपों और जंतुओं का विकास जैव विविधता कहलाया। एक बार इसकी एडी लिखेंगे आप लोग, करोड़ों वर्षों तक पादपों और जैव मंडल का विकास क्या कहलाया, तो आप लोग बोलेंगे जैव विविधता कहलाया, यानी बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी कुछ कुछ ऐसा शब्द नहीं था भाई, कभी आप लोग ये सोचा कि भाई सीधा बायोडाइवर्सिटी शब्द आ गया, ऐसे नहीं आया। अगर मैं बात करूं बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया, तो आप लोग बोलेंगे डब्ल्यू जी रोजन। डब्ल्यू जी रोजन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत हुई थी अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। ये एक बुक है जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो आप लोग बोलेंगे ये दास मैन के द्वारा लिखी गई। दास मैन के द्वारा ये बुक लिखी गई अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। और इस दास मैन ने अपनी किताब के अंदर एक शब्द लिखा जिसका नाम है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल। और बाद में इस R.G. रोंटजन ने इसको चेंज करके क्या किया गया था, इसको चेंज करके बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। ऐसे मैं दो चार नाम और पढ़ाऊंगा आपको, जैव मंडल, जैव विविधता, जैव हॉटस्पॉट, जैव विविधता के हॉटस्पॉट, इनके बारे में और बात करेंगे। ये भी आप लोग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। तो आंसर क्या देंगे, डब्ल्यू जी रोंटजन। आगे पढ़ेंगे, ये आ गया ना क्वेश्चन। जैव विविधता, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इसके द्वारा दिया गया था, तो आप लोग बोलेंगे ये शब्द दिया गया था नॉर्मन मेयर्स के द्वारा। नॉर्मन मेयर्स के द्वारा एक शब्द दिया गया जिसका नाम है जैव विविधता हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट एक क्षेत्र है जहां पर जैव विविधताएं पाई जाती है। विश्व में टोटल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है, विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट, तो आप लोग क्या आंसर देंगे, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या है 36। इसमें से भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट, एक जैव मंडल है, जैव मंडल भारत के अंदर 18 है। लेकिन अगर पूछे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं, हॉटस्पॉट, तो आप लोग क्या आंसर देंगे कि जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत के अंदर 4 है। पहला याद रखेंगे किसको बोलते हैं भाई, हिमालयी क्षेत्र। हिमालयी क्षेत्र
क्या है, तो आप लोग बोलेंगे हिमालयी क्षेत्र भारत के अंदर जैव विविधता हॉटस्पॉट है। इसके बाद दूसरा भारत बर्मा क्षेत्र, भारत बर्मा क्षेत्र क्या भाई, तो आप लोग बोलेंगे भारत बर्मा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट है। भारत बर्मा क्षेत्र ये क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो आप लोग बोलेंगे पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट भी क्या है, तो आप लोग बोलेंगे पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट है। अगर मैं चौथे की बात करूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के अंदर क्या है, तो आप लोग बोलेंगे ये भी जैव विविधता हॉटस्पॉट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के अंदर जैव विविधता हॉटस्पॉट है। इसकी शुरुआत किसने करी थी, नॉर्मन मायर्स। ये क्वेश्चन और याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। अभी जैव संरक्षण की शुरुआत कैसे होगी, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है ना। जैव संरक्षण की शुरुआत कब होगी, देखो भाई, जैव संरक्षण के लिए जो पहला संगठन तैयार किया गया था वो 1971 में किया गया था। 1971 में जैव संरक्षण के लिए प्रथम सम्मेलन किया गया था। ये भाई प्रथम सम्मेलन करते हैं जैव संरक्षण के लिए। इन्होंने जैव संरक्षण के लिए सम्मेलन किया। सबसे पहला जैव संरक्षण 1976 में बना, 1976 में। भारत में प्रथम जैव संरक्षण कब बना, तो आप लोग बोलेंगे 1986 में। 1986 भारत में प्रथम जैव संरक्षण बना, प्रथम जैव संरक्षण। इसकी शुरुआत कैसे आई, एक संस्था बनी, संस्था का नाम है यूएनसीसीसी, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इस संस्था ने बताया था कि भाई कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कि हम लोग जैव संरक्षण को बचा पाए। तो इस यूएनसीसी की फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन का तो पता है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इसकी बैठक हुई और इन्होंने बोला भाई कि ना एक क्षेत्र होना चाहिए। तो हमने बोले भाई ठीक है, हम लोगों ने 1986 में इस बात को मान लिया और भारत का पहला जैव संरक्षण क्षेत्र किसे बनाया गया, नीलगिरी को। नीलगिरी को, नीलगिरी को पहला जैव संरक्षित क्षेत्र बनाया हम लोगों ने 1986 में। और 2002 के अंदर भारत ने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यानी विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया नीलगिरी को, विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल कर लिया गया। अभी भारत के अंदर कितने जैव संरक्षण है, तो आप लोग बोलेंगे भारत के अंदर जैव संरक्षणों की संख्या है 18। और टोटल 18 में से कितने जैव संरक्षण आप लोग बोलेंगे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं, तो 12 यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं जैव संरक्षित क्षेत्र। अभी क्या इस यूएनसीसी ने केवल जैव संरक्षण क्षेत्र पर काम किया, तो नहीं, इसने बहुत सारे काम किए थे। हम लोग 1 बाय 1 लिखते हैं। जैसे भारत के अंदर 106 राष्ट्रीय उद्यान है। ये राष्ट्रीय उद्यान की प्रेरणा भी हमें यहीं से मिली थी। आज भारत के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान, तो आप लोग बोलेंगे 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अगर मैं बात करूं वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में भी संकल्प यहीं से लिया गया था। भारत के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे 577, 577। अगर मैं बात करूं जैव मंडल, भारत के अंदर जैव मंडल कितने हैं भाई, जैव संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो आप लोग बोलेंगे जैव संरक्षित क्षेत्रों की संख्या है 18। अगर मैं आपसे पूछूं टाइगर संरक्षण क्षेत्र या फिर टाइगर संरक्षण क्षेत्र या टाइगर आरक्षित क्षेत्र, तो टाइगर संरक्षण क्षेत्र की संख्या आप लोग बोलेंगे कि भारत के अंदर 51 है। अगर मैं बोलूं हाथी संरक्षण क्षेत्र भारत के अंदर कितने हैं, तो आप लोग बोलेंगे हाथी संरक्षण क्षेत्रों की संख्या 32। इस तरीके से भारत के अंदर इनको डिजाइन किया गया है। ठीक है, जैव मंडल भी याद रखेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य भी याद रखेंगे, टाइगर संरक्षण क्षेत्र भी याद रखेंगे और हाथी संरक्षण क्षेत्र भारत के अंदर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिवाइड किया गया है बहुत सारे पार्ट्स में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वेटलैंड एक शब्द है, वेटलैंड, वहां से बातों की शुरुआत करेंगे। तो लिखेंगे वेटलैंड, वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि, वेटलैंड।
वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसी विश्व आर्द्र भूमि दिवस की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप लोग इसके अंदर बार बार एक शब्द पढ़ेंगे, रामसर साइट। ईरान के अंदर एक स्थान है जिसका नाम क्या है? रामसर। ईरान का एक स्थान है रामसर। इस रामसर के अंदर 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 72, एक बार 1971 में हुई थी, फिर 1972 में भी हुई थी बैठक। 2 फरवरी 1971 को एक बैठक हुई थी और बैठक में ये फैसला लिया गया कि भाई हम लोग आर्द्र भूमि ढूंढेंगे और आर्द्र भूमि बनाएंगे। लेकिन तब ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। इसको इंप्लीमेंट किया गया 1975 में। इसे औपचारिक कर दिया गया, ऑफिशियल कर दिया गया भाई, किसको? कि भाई आर्द्र भूमि क्षेत्र को चिन्हित करेंगे पृथ्वी पर। 1975 में जब औपचारिक किया तो इसके बाद प्रथम जो विश्व का प्रथम आर्द्र भूमि स्थान, विश्व का लिखेंगे, विश्व का प्रथम आर्द्र भूमि क्षेत्र किसे घोषित किया गया? तो विश्व का प्रथम आर्द्र भूमि क्षेत्र कोबोर्गा प्रायद्वीप को, कोबार्ग प्रायद्वीप को प्रथम आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। और ये कहां पर है? तो आप लोग बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब भारत इसका हिस्सा कब बना? तो आप लोग बोलेंगे 1 फरवरी 1922, 1 फेब 1982 भारत इसका हिस्सा बना। जब भारत इसका हिस्सा बना तो भारत ने हस्ताक्षर करने के बाद भारत का जो पहला आर्द्र भूमि क्षेत्र है उसका नाम है चिल्का। चिल्का कहां पर है? तो आप लोग बोलेंगे उड़ीसा के अंदर। इसी के साथ 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 एक केवला देवी, केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य है, वहां पर वेटलैंड एरिया है। ये कहां पर है? राजस्थान के अंदर। इन दो को भी वेटलैंड घोषित कर दिया और रामसर साइट का दर्जा दे दिया। लेकिन क्या यही थे? एक दो क्वेश्चन और रामसर साइट से देखने को मिलते हैं। जैसे रामसर साइट से पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कहां पर है? भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल पर आर्द्र भूमि कहां पर है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर आर्द्र भूमि कहां पर है? भाई सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये पता नहीं क्या हुआ इसे, ये अपने आप ही बंद हो के वापस चल गया। एक बार 2 मिनट की प्रतीक्षा करेंगे, आपकी अति कृपा होगी। कौन सा बच्चा सांस मारने लग रहा है, किसको पढ़ने में स्वाद नहीं आ रहा है? क्लास बंद करवा दी मूर्खों। 200 फैक्ट याद करके आया हूं मैं इसके। 200 क्वेश्चंस ढूंढे मैंने आपके लिए और ये डिजिटल बोर्ड ने हमें धोखा दी। एक बार जल्दी से चल लेने दो, उसके बाद हम लोग दोबारा से शुरुआत करेंगे। कुणाल, एक्सक्यूज मी माय फ्रेंड, आई डोंट नो व्हाई बट डिजिटल बोर्ड स्टॉप्ड, प्लीज चेक इट। क्या क्या इशू भाई? क्या वो जो हमने लिखा वो सेव मिलेगा? ओके, दिस वन। आर यू श्योर? थैंक यू सो मच।
डोंट डू एनीथिंग। रुक जा, दे भाई आकाश, एक सेकंड, आवाज आओ, हाँ ठीक है। परफेक्ट है भाई, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिटर्न फॉर्म में नहीं। वर्ल्ड वेटलैंड डे, मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वेटलैंड डे क्या है भाई, तो आप लोग बोलेंगे वेटलैंड डे है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि की बात करेंगे भाई, आर्द्र। अब ये आर्द्र भूमि की शुरुआत कैसे हुई, तो ईरान का एक शहर है, ईरान की राजधानी है तेहरान, लेकिन ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर। रामसर के अंदर एक कॉन्क्लेव हुआ था 2 फेब 1971, 1971। एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया वेटलैंड के लिए। इसी आर्द्र भूमि क्षेत्र को आप लोग रामसर साइट भी बोलते हैं, उसका रीजन यही है क्योंकि रामसर के अंदर पहली बार बैठक हुई थी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रामसर साइट के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे कब आयोजित किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे 2 फरवरी। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे आयोजित किया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी को ही रामसर में, ईरान के रामसर के अंदर पहली बार बैठक हुई थी। इसके बाद क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, अभी इसके लिए एक अवधारणा की शुरू हुई, अवधारणा की शुरुआत कब हुई, तो आप लोग बोलेंगे अवधारणा की शुरुआत हुई 1975, 1975। और 1975 के बाद विश्व का पहला वेटलैंड क्षेत्र, विश्व का प्रथम आर्द्र भूमि क्षेत्र, प्रथम आर्द्र भूमि क्षेत्र कहां पर आया, तो आप लोग बोलेंगे ये आया कोबार्ग। कोबार्ग एक जगह है, कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर वेटलैंड के लिए पहली बार एक क्षेत्र का स्थापन किया गया। भारत इसके अंदर कब ऐड हुआ भाई, तो आप लोग बोलेंगे भारत इसके अंदर 1 फरवरी 1982, 1 फेब 1982 से भारत रामसर साइट का हिस्सा बन गया। और भारत में पहला जो रामसर क्षेत्र बना, आर्द्र भूमि क्षेत्र बना, उसका नाम है चिल्का। चिल्का कहां पर है, तो आप लोग बोलेंगे उड़ीसा के अंदर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड दूसरा कहां पर बना, तो आप लोग बोलेंगे केवला देवी। केवला एक क्षेत्र है, कहां पर है, केवला देवी गाना पक्ष या बैराना पड़ा होगा आप लोगों ने। केवला क्षेत्र कहां पे है, तो केवला क्षेत्र है राजस्थान के अंदर। केवला कहां है, राजस्थान के अंदर, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या क्वेश्चन वेटलैंड से बनते हैं, रामसर साइट तो आपको पता ही है भाई। वेटलैंड से और क्वेश्चन बनते हैं, भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा एरिया वेटलैंड कहां पर घेरे हुए है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वेटलैंड का गुजरात के अंदर है। सबसे ज्यादा वेटलैंड का क्षेत्र कहां पर है, गुजरात के अंदर। अगर मैं बात करूं सबसे छोटा आर्द्र भूमि क्षेत्र भारत में, सबसे छोटा आर्द्र भूमि क्षेत्र कहां पर है, तो आप लोग बोलेंगे आर्द्र भूमि क्षेत्र है रेणुका। रेणुका एक जगह है, कहां पे, तो आप लोग बोलेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि क्षेत्र है। अगर मैं सबसे बड़े की बात करूं तो आप लोग नीलगिरी वाला एरिया बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शहर में अम्लीय वर्षा से संबंधित परीक्षण किया गया था, और इस परीक्षण के परिणाम के रूप में अम्लीय वर्षा पर पहली रिपोर्ट पेश की गई। अम्लीय वर्षा ये एक खराब रेन होती है, इसके लिए प्रयोग किया गया था मुंबई के अंदर। अब अम्लीय वर्षा पर बात कर लेते हैं। एक शब्द है पोल्यूशन, पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण। प्रदूषण पूछना था प्रदूषण किस भाषा के शब्द से बना, तो आप लोग बोलेंगे लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा का एक शब्द है पोल्यूशनम।
पोल्यूशनम, इस पोल्यूशनम शब्द से पोल्यूशन बना है प्रदूषण, जो एक हानिकारक चीज है। इस प्रदूषण के बहुत सारे भाग होते हैं। प्रदूषण बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे मैं बात करूं, एक होता है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, एक होता है जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, एक होता है ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और एक होता है मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, एक होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये प्रदूषण के अनेकों प्रकार। ठीक है, हम लोग वन बाय वन देखते रहेंगे भाई कौन कौन सा प्रदूषण का एक प्रकार है और ये प्रदूषण कैसे कैसे काम करता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? देखो भाई, एक तो गंगा के पानी को स्वच्छ करने के लिए हम लोगों ने गंगा प्राधिकरण की स्थापना की थी, लेकिन साल 1988 1988 में हम लोगों ने संशोधन किया और संशोधित करके इसको नाम दे दिया गया राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया। अब इसका नाम चेंज हो गया है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण हो गया है। लेकिन अगर केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की बात करें तो 1972। इसके बाद और क्या क्या बात याद रखेंगे? देखो, इस सब को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाई गई। संस्था कब बनाई? 1948। कहां पर बनाई? तो आप लोग बोलेंगे संस्था बनाई हम लोगों ने जेनेवा। जेनेवा कहां पे है? तो आप लोग बोलेंगे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। यहां पर एक संस्था बनाई है। इस संस्था का नाम क्या रखा हम लोगों ने? इस संस्था का नाम रखा हम लोगों ने अंतर अंतरराज्यीय राज्यीय समुद्री अंतरराज्यीय समुद्री संस्थान नाम दिया हम लोगों ने। लेकिन बाद में हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया और इसका नाम कर दिया वर्ल्ड मीटियोरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था को एक अलग रूप दे दिया। ये क्या करती थी? जल संरक्षण का कार्य करती थी, जल संरक्षण के बारे में कानून बनाती थी। कमेंट नहीं जा रहे क्या? आ रहे हैं भाई, लेकिन आप लोग थोड़ा सा पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी जल संरक्षण पर कार्य करते थे भाई। इस समुद्री संस्थान का नाम चेंज कर गए, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संस्थान कर दिया, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संस्थान। आज इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो आप लोग बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय समुद्री संस्थान का हेडक्वार्टर, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संस्थान, इसका हेडक्वार्टर आज कहां पे है? तो आप लोग बोलेंगे जेनेवा के अंदर ही है। इसका नाम चेंज करके अंतरराज्यीय समुद्री संस्थान का नाम चेंज करके अंतरराष्ट्रीय समुद्र संस्थान कर दिया गया। सर प्लीज कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तक कोशिश करेंगे भाई। ब्लैक फुट रोग है किस तत्व के अत्यधिक जहर के कारण होता है? ब्लैक फुट पानी में क्या चीज अधिक होती है? हम लोग अभी बात कर रहे हैं जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन। इस जल प्रदूषण में ये चीज गिर जाती है तब इस प्रदूषण का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछा गया है अत्यधिक जहर का कारण होता है ब्लैक फुट रोग। पानी के अंदर जब आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ब्लैक फुट नामक रोग होता है भाई। आर्सेनिक का भारत में प्रथम मामला, आर्सेनिक का भारत में प्रथम मामला, भारत में प्रथम मामला 1983 के अंदर आया था। 1983, 1983 से लेकर 1986 तक इसका दौर चला था भाई। कहां पर? तो आप लोग बोलेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल में पहला मामला देखने को मिला था हमें इसका। तो आप लोग बोलेंगे आर्सेनिक का। इसके बाद अगर मैं बात करूं सीसा, शीशे की पानी में अधिकता के कारण एक रोग होता है एनीमिया। एनीमिया रोग होता है शीशे की अधिकता के कारण, एनीमिया, जिसके अंदर आपको तेज जबर आता है, तेज जबर यानी बुखार आता है। अगर मैं कैडमियम की बात करूं तो कैडमियम के कारण आपको जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द। वैसे तो मैं आपको इसे बायोलॉजी में पढ़ा दूंगा। जोड़ों में दर्द कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। अभी क्या ये जल प्रदूषण है और कोई प्रदूषण नहीं है? तो बहुत तरीके के पोल्यूशन है। एक बार पोल्यूशन की बात कर ले तुम, कौन कौन से पोल्यूशन और अगले क्वेश्चन में करेंगे यहां से।
जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आप लोग बोलेंगे जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया गया था, 1974। वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, लेकिन इसको अमेंड किया गया यानी संशोधित किया गया 1988, 1988 में इसे संशोधित किया गया, यानी अमेंड किया गया, अमेंडमेंट किया गया, संशोधित किया गया। कब? 1988 में। अभी एक ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात करें हम लोग। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए तो हम लोगों ने पुलिस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर फेरबदल कर रखा। पुलिस रेगुलेटिंग एक्ट, इस पुलिस रेगुलेटिंग एक्ट को एक कार्य दे रखा है, कब से? 1861 से। 1861 में पुलिस रेगुलेटिंग एक्ट को एक चीज दी हम लोगों ने, डेसिबल, कि भाई किसी भी क्षेत्र में 75 डेसिबल से ज्यादा अगर आवाज हो रही है तो वो ध्वनि प्रदूषण करने का काम करेंगी। ठीक है। एक रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन यानी रेडियो धर्मिता प्रदूषण, रेडियो धर्मी प्रदूषण की बात करूं तो इसका पहला उदाहरण आपको कहां देखने को मिलेगा? इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा चेरनोबिल। चेरनोबिल, चेरनोबिल एक जगह है यूक्रेन के अंदर। यहाँ पर जो यूरेनियम है, यानी कि यूरेनियम का एकदम से प्लांट था, उस यूरेनियम के प्लांट में एकदम रिसाव हो गया था, इस कारण हमें रेडियोधर्मी का प्रदूषण देखने को मिला। इसके तो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा नामक स्थान पर भी रेडियोधर्मी प्रदूषण हमें देखने को मिला, आज तक नहीं मिट लिया है। 9 अगस्त 9 अगस्त को नागासाकी में भी हमें रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में पता चला। नागासाकी, ये दोनों कहां पर है? तो आप लोग बोलेंगे जापान में। जापान में अमेरिकन बम डाले थे तो वहां पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का उदाहरण हमें देखने को मिला। आगे बढ़ते। भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र कहां पर है? पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र कहां पर है? अभी ऐसे भारत के अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। जैसे मैं बात करूं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहां पर है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो आप लोग आंसर देंगे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर भोपाल। भोपाल कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के भोपाल में हमें वन अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके बाद इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज का हेडक्वार्टर भारत के अंदर कहां पर है? तो आप लोग बोलेंगे इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज का हेडक्वार्टर भारत के देहरादून में। अच्छा, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। पर्यावरण को लेकर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव भी आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। उसका नाम क्या है? हिमालयी हिमालयी पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, हिमालयी पर्यावरण संरक्षण, जीबी पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कहां पर है? तो आप लोग बोलेंगे अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कहां पर है? तो अल्मोड़ा है उत्तराखंड के अंदर। अल्मोड़ा उत्तराखंड के अंदर हमें ये संस्थान देखने को मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे संस्थान हैं। भारत में पारिस्थितिक विज्ञान का संस्थान कहां पर है? तो आप लोग बोलेंगे बेंगलुरु। बेंगलुरु के अंदर पारिस्थितिक विज्ञान का संस्थान। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है? विश्व का पूछा भाई, भारत का नहीं। वर्ल्ड हाईएस्ट। अगर मैं बात करूं विश्व का सबसे ऊंचाई वाला चिड़ियाघर क्या है, तो सयात्रा माउंटेन जू। ये सयात्रा माउंटेन जू कहां पर है? तो आप लोग बोलेंगे ये अमेरिका के अंदर है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित, तो आप लोग बोलेंगे जीबी पंत,
जीबी पंत हाई एल्टीट्यूड जो, ठीक है। अच्छा, एक आता है भारत का म्यूजियम, भारत का प्रथम संग्रहालय, ये कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे ये है कलकत्ता के अंदर। इसका नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे इंडियन म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम, या फिर इसको भारतीय संग्रहालय के नाम से जानते हैं, भारतीय संग्रहालय इसके नाम से जानते हैं भाई। ये कहाँ पर है? तो आप लोग बोलेंगे ये कोलकाता के अंदर है, कोलकाता। इसी कोलकाता के अंदर एक जूलॉजिकल पार्क भी है, जो भारत का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। ये अलग है, ये पदमजा नायडू हिमालय ये अलग है, एक जूलॉजिकल पार्क है। ये कहाँ पर है? तो ये भी कलकत्ता के अंदर है, ठीक है ना, कलकत्ता के अंदर है। ये बातें आप लोग याद रखें। तो ये थे भाई अपने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चंस। आशा करूंगा कि आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए तो एक बार जल्दी से थंब इम्प्रेशन कर दीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे, क्योंकि हमारी क्लास इस टॉपिक की यहीं पर खत्म होती है। मैंने आपको सभी प्रकार की पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव मंडल, जैव विविधता, जैव हॉटस्पॉट और प्रदूषण, इनके बारे में बात की है। यही इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।